नमस्ते साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होइएगा और अपने पठन पाठन की क्रिया में मस्त और व्यस्त होइएगा। तो दोस्तों, आज ये क्लास टेंथ का जो है तीसरा अध्याय है। ठीक है, अध्याय नंबर 1 का ये तीसरा क्लास है। तो वीडियो मैंने 2 वीडियो डाल चुका हूँ क्लास फिजिक्स को लेकर के। ये तीसरा सेशन है। आज के सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसा रहा आपका पिछला सेशन, उसको फटाफट से आप लोग रिवीजन करके आए होइएगा, उम्मीद है। तो चलिए, खासकर आप आगे जो है समय को न गंवाते हुए सीधा वीडियो को करते हैं स्टार्ट, क्योंकि अब जो है क्लास 3 का जो है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सब आने जा रहा है। ठीक है, यानी कि क्लास 3 मतलब ये सेशन 3 है। ठीक है, क्लास 10th के लिए है। ठीक ना। तो चलिए हम सीधा करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अब प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में हम लोग जो है पढ़ रहे थे। ठीक है, इसके बारे में मैंने कुछ चीजें बहुत सारी चीजें बता चुका हूं, जैसे चिन्ह परिपाटी। इसको पिछले वीडियो में जो है मौखिक रूप से बताया गया था, आज मैं लिखित रूप से बता रहा हूं। ठीक है, इसके बाद प्रकाश क्या होता है, इसके बारे में बताया गया था। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसके बारे में बताया गया था। और साथ ही साथ बताया गया था कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। ठीक है ना, ये सारी चीजें आप लोगों को बताया गया था। ठीक है, प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के गुण, प्रकाश का परावर्तन, ये सब प्रकाश के परावर्तन के जो कितने नियम होते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को बता दी गई है। ठीक है ना, बता दी गई है। तो चलिए अब सीधे नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ फिर से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है इस नए सेशन में। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन में जो है दर्पण सूत्र एंड चिन्ह परिपाटी, ये हम जानते हैं। दर्पण सूत्र और चिन्ह परिपाटी के बारे में जानेंगे आज। यह इंग्लिश में इसको कहते हैं मिरर फॉर्मूला एंड सिंग ऑफ कन्वेंशन। सिंग ऑफ कन्वेंशन यानी साइन ऑफ कन्वेंशन। ठीक है ना। तो इसमें जो है दर्पण सूत्र और चिन्ह परिपाटी के बारे में जानते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जो है जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि वस्तु, इसमें जो चिन्ह परिपाटी के बारे में जानते हैं कि वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर होती है। ठीक है, क्या होता है, वस्तु जो है हमेशा दर्पण के जो है बाईं ओर होता है। ठीक ना, दर्पण के हमेशा बाईं ओर होता है। और वस्तु दूरी जो होता है यू से हम लोग डिनोट करते हैं, और यू जो हमेशा है ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है ना। अब हम दूसरा नंबर टॉपिक हमारा है कि मुख्य अक्ष के ऊपर की ऊंचाई धनात्मक होती है। यानी कि ये जो मुख्य अक्ष है, इसके ऊपर की ऊंचाई जो होती है वह धनात्मक होती है। ठीक, तीसरा जो है हमारा, तीसरा है मुख्य अक्ष के नीचे, मुख्य अक्ष के नीचे की ऊंचाई ऋणात्मक होती है। यानी मुख्य अक्ष के नीचे की ऊंचाई जो होती है वो हमारा ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा माइनस यानी कि ऋणात्मक होती है। यानी कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो हमेशा जो है क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला जो है, अगला हमारा है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, यानी कि उत्तल जो है, उत्तल दर्पण में जो है फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव या धनात्मक होता है। पॉजिटिव इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में धनात्मक कहता है। यानी कि प्लस साइन का चिन्ह, यानी कि प्लस आयन देता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है अवतल दर्पण में जो है फोकस दूरी माइनस आयन देता है, इसलिए इसे ऋणात्मक कहते हैं और इसे धनात्मक इसमें होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि यहाँ पर ये ऋणात्मक धनात्मक किस तरीके से होता है, देखिए जहां पर अगर कोई भी दर्पण दिया रहेगा तो उसमें जो है यू जो होगा वस्तु की दूरी, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस। क्या होगा? ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, यानी कि वस्तु की दूरी होगा यू। ठीक है, यू जो है वस्तु की दूरी होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम भी की बात करते हैं तो भी जो है प्रतिबिंब की दूरी होगा। क्या होगा? प्रतिबिंब की दूरी, इंग्लिश में इसे इमेज डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेज डिस्टेंस। उसी प्रकार से हमारा तीसरा नंबर पर जो है फोकस दूरी होता है, यानी स्मॉल एफ फोकस दूरी दिखाता है, और इसको इंग्लिश में फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा चौथा नंबर होता है वक्रता त्रिज्या, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेंस। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब इसको कहते हैं क्या? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो ये जो है u से वस्तु की दूरी को डिनोट करते हैं, v से प्रतिबिंब की दूरी को दर्शाते हैं, स्मॉल f से फोकस दूरी को दर्शाते हैं, और कैपिटल R से वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कन्वेंचर से इसको जानते हैं। ठीक है, कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या कैपिटल R से डिनोट करते हैं। चलिए हम इस यहाँ पर वो जो सारी बातें जो लिखी गई है उसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये हमारा है उत्तल दर्पण, ये हमारा क्या है? उत्तल दर्पण है। ठीक है, ये हमारा जो है उत्तल दर्पण है, हमारा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण है, सॉरी अवतल दर्पण है ये हमारा।
कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में देखिए ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया और ये फोकस दूरी हो गया, ठीक है, वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र हो गया और ये हमारा फोकस दूरी हो गया और ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष, ये हमारा हो गया पोल, ठीक है, क्या हो गया? पोल यानी ध्रुव, ठीक है। तो चलिए हम इसमें देखते हैं क्या कहता है। इसमें पहले देख लीजिए, वस्तु की दूरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होता है, ठीक है, u होता है। तो देखिए यहां से लेकर के ये हमेशा वस्तु की दूरी u होता है, वो अवतल दर्पण में जो है ऋणात्मक होता है। क्या होता है? वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर होती है तथा वस्तु की जो दूरी होती है u हमेशा ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे u जो है हमेशा ऋणात्मक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये r, कैपिटल आर से किसको सूचित करते देख लीजिए, कैपिटल आर से जो है वक्रता त्रिज्या, वक्रता रेडियस ऑफ कर्कवेंस को सूचित करते हैं, इसलिए कैपिटल आर जो है वक्रता त्रिज्या की दूरी को सूचित करता है, ठीक है, ठीक। उसके बाद हम जानते हैं कि स्मॉल एफ, यह भी जो है ऋणात्मक होता है। क्या होता है? क्या इसका भी जो है ऋणात्मक होता है, ठीक है। अब हम जानते हैं स्मॉल एफ, ठीक है, स्मॉल एफ यानी कि फोकस दूरी। देखिए यह फोकस दूरी जो है फोकल लेंथ, ठीक है, एफ मतलब फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ। दूसरा नियम देखिए क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के नीचे ऊंचाई ऋणात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यहाँ देखिए ये हमारा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक एफ होता है, यानी कि ऋणात्मक होता है। तो देखिए यहाँ पे फोकस दूरी ऋणात्मक है कि नहीं? ऋणात्मक है, ठीक है। तो ये हमारा रहा कहाँ? अवतल दर्पण में। अब हम बात करते हैं कि उत्तल दर्पण में किस तरीके से रहता है, ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण में हम लोग देख लेते हैं। देखिए उत्तल दर्पण में हम देखिए यहाँ उत्तल दर्पण पे एक भाग है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। देखिए उत्तल दर्पण की जो है फोकस दूरी हमेशा देखिए यहाँ पे पॉजिटिव होता है। इसमें जो है कि सारा चीज उल्टा होता है, यानी कि इसमें जो माइनस में होता है इसमें वो प्लस में होता है। बस एक चीज वो है वस्तु दूरी दोनों दर्पणों में जो है कैसा होगा? माइनस में होगा, यानी कि निगेटिव में होगा, माइनस यू यानी कि निगेटिव में होगा, ठीक है, यानी कि यू जो है हमेशा निगेटिव में होगा। वस्तु दूरी जो होता है हमेशा और हमेशा निगेटिव होता है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए कि ये सारी बातें जो है आप लोगों को जो है समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो चलिए ये सारी बातों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करेंगे दर्पण सूत्र के बारे में, ठीक है ना। देखिए अब है आगे हमारा है आवर्धन। आवर्धन को देखिए कैसे देखते हैं। देखिए दर्पण सूत्र पहले देख लेते हैं, दर्पण सूत्र के बाद हम देख लेंगे कि आवर्धन क्या होता है। तो सबसे पहले हम जो है दर्पण सूत्र के बारे में जानते हैं कि दर्पण सूत्र क्या होता है। देखिए दर्पण सूत्र जो है हमारा होता है, देखिए यहाँ पे दर्पण सूत्र के देखिए दर्पण का जो सूत्र होता है 1/f बराबर, यानी कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसको हम जैसे इस प्रकार जैसे देखिए कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसको देखिए जहाँ पे f जो है ये हमारा क्या है? फोकस दूरी है, और v जो है हमारा क्या है? v जो है हमारा प्रतिबिंब की दूरी है, और u जो है हमारा वस्तु की दूरी है। तो इसी से यह सूत्र बना हुआ है कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारा दर्पण सूत्र है, ठीक है। इसको हम सिद्ध करके दिखाएंगे वीडियो के लास्ट में, ठीक है। तो चलिए पहले हम मोटा मोटी इसको जो है परिभाषा के तौर पे जान लेते हैं कि आवर्धन। अब हम आगे बात करते हैं कि आवर्धन क्या होता है। ये हमारा विशेष टॉपिक है कि आवर्धन क्या होता है, आवर्धन के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि आवर्धन, ये भी VVI है, ठीक है, ये क्या है? VVI है। आवर्धन के बारे में जानते हैं, यानी कि मैग्निफिकेशन। आवर्धन को इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहते हैं, इसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम इसका परिभाषा जान लेते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, ठीक है ना। अनुपात का मतलब होता है भाग देना, ठीक है ना। अनुपात का मतलब क्या होता है? भाग देना। यानी कि वस्तु की ऊंचाई को तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई को जो है अनुपात को, ऊंचाई के अनुपात को जो है हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आवर्धन। अच्छा, हम जानते हैं कि आवर्धन और वस्तु के अनुपात कैसे होता है। देखिए आवर्धन का जो हम पहले हम सूत्र के बारे में जान लेते, तो आवर्धन का जो सूत्र होता है वो हमारा होता है, देखिए स्मॉल m बराबर h डैश बट्टा h, h डैश बट्टा h। h डैश मतलब हो गया कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, h डैश मतलब हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई। h का मतलब हो गया वस्तु की ऊंचाई, ठीक है ना। h डैश का मतलब होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का मतलब होता है h,
ठीक है ना। तो एच डैश जैसे प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम किससे मापते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को जो है प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होता है इसको भी मानते हैं कि नहीं, हाँ। तो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होता है इसको भी मानते हैं, तो एच डैश के जगह पे यहाँ पे भी लिख दिए। और वस्तु की जो ऊंचाई होती है, वस्तु की ऊंचाई एच होती है, तो वस्तु की ऊंचाई देखते हैं यहाँ पे एच होती है, तो उसको हम लोग यू मानते हैं। तो v बाई यू इसका सूत्र हो जाएगा स्मॉल m बराबर माइनस v बाई यू, माइनस v बाई यू, क्योंकि u जो है वस्तु की दूरी जो है हमेशा नेगेटिव में होती है, वो प्रत्येक दर्पण में है जो माइनस में इसका जो है वस्तु की दूरी होती है, ठीक है ना। तो चलिए हम अब चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए चित्र के माध्यम से अगर हम वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं कि अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो देखिए यहाँ पे ये जो है हमारा एच डैश जो है, एच डैश जो है क्या है, एच जो है हमारा क्या है, वस्तु की ऊंचाई है, ठीक है ना। एच जो है हमारा क्या है, वस्तु की ऊंचाई। ये जो एच है यहाँ से जो यहाँ तक जो खड़ा है यह वस्तु की ऊंचाई है, ठीक है ना। यह वस्तु की ऊंचाई है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो दूरी होगी इसको हम क्या कहते हैं जानते हैं, इसको हम कहते हैं वस्तु की दूरी को यू, क्या कहते हैं, u। इसकी जो ऊंचाई है तो इसको u कहते हैं, तो इसको हम u लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ये नीचे है प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है। ये नीचे जो है क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश जो है, एच डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है, यह नेगेटिव में ही होता है, ठीक है ना। तो देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक। तो एच डैश यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है भी को भी से सूचित करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को जो है भी से सूचित करते हैं और वस्तु की दूरी को जो है यू से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, ये जो है प्रतिबिंब का ऊंचाई है, यानी कि प्रतिबिंब का ऊंचाई, तो हम इसे एच डैश के रूप में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं एच डैश बट्टा एच, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। तो ये हमारा आता है किसमें, वास्तविक प्रतिबिंब में आता है। अब हम बात करते हैं कि आभासी प्रतिबिंब। देखिए आभासी प्रतिबिंब में कैसे होता है, देखिए यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब में जो है प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है, ठीक। तो यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए ये हमारा है वस्तु की ऊंचाई, क्या है, वस्तु की ऊंचाई है। देखिए वस्तु की ऊंचाई h और यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश है, देखिए ठीक है ना। वस्तु की ऊंचाई जो है h, वस्तु की ऊंचाई, देखिए वस्तु की ऊंचाई h और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश। तो देखिए ये वस्तु की ऊंचाई है h और इधर प्रतिबिंब की ऊंचाई है h डैश। तो ये जो है सूत्र ये दोनों पे बैठ जाता है, ठीक है ना। तो आवर्धन का यही मतलब होता है कि मैग्निफिकेशन बराबर एच डैश बट्टा एच, यानी कि एच डैश बट्टा एच, मैग्निफिकेशन आवर्धन बराबर वस्तु की दूरी बट्टा वस्तु की ऊंचाई बट्टा प्रतिबिंब की ऊंचाई, या प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई, ये होता है हमारा आवर्धन, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, आवर्धन होता है। तो अब आवर्धन का जो है आवर्धन का जो है एक मुख्य रूप से टॉपिक जो होता है वो होता है, जैसे देखिए अगर आवर्धन जो है नेगेटिव में होगा, क्या होगा, आवर्धन जो है अगर नेगेटिव में होगा तो प्रतिबिंब वास्तविक यानी कि इन्वर्टेड और उल्टा होता है। वस्तु जो है यानी कि प्रतिबिंब जो है वास्तविक तथा उल्टा होगा। और यदि आवर्धन का मान जो है पॉजिटिव होता है तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। क्या होता है, प्रतिबिंब जो है आभासी और क्या होता है, सीधा होता है, ठीक है ना। प्रतिबिंब जो है आभासी और सीधा होता है, समझ गए। तो चलिए इसको हम समझ गए हैं। अब हम जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन के बारे में जाने हैं ना जी, हाँ। प्रकाश के अपवर्तन के बारे में नहीं जाने, क्योंकि मैंने अभी तक जो पढ़ाया है वह प्रकाश के परावर्तन के बारे में ही पढ़ाया था। प्रकाश के अपवर्तन तो मैंने पढ़ाया ही नहीं था। तो अब हम जानेंगे कि प्रकाश का जो है परावर्तन क्या होता है, ठीक है। इस विषय में हम जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए अब जो है हम जानेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। देखिए आप लोग कभी ना कभी ऐसा देखे होइएगा कि जो है क्या है ना कि बारिश के समय में जो है ना इंद्रधनुष का छाप जो है ऊपर उगता है। वो कैसे दिखता है और क्यों उगता है और क्यों बनता है इंद्रधनुष, आप लोग गौर कीजिएगा फटाफट से। कितने बच्चे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जानते हैं, कितने बच्चे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जानते हैं, फटाफट से कमेंट कीजिएगा। जल्दी से फटाफट से कमेंट करेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के बारे में कितने बच्चे जानते हैं, जल्दी से बताइए फटाफट से। प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है कितने बच्चे जानते हैं, जल्दी से बताइए
फटाफट से बताइए, आप सभी जानते हैं कि नहीं जानते हैं, कमेंट में बताइए। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था वो था प्रकाश तथा प्रकाश के परावर्तन। अब हमारा ये दूसरा टॉपिक है प्रकाश के अपवर्तन। ठीक है ना, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। दोस्तों बोर मत होइएगा, ध्यान से और मन लगा के पढ़िएगा, तभी तो मजा आएगा ना। तभी तो क्या आएगा, तभी तो मजा आएगा। जी हाँ, ऐसे नहीं कि वो 40 रुपया में जो मजा देता है सीसी बोतल वाला जो मजा, वो मजा नहीं, उससे भी बेहतरीन मजा, ये रंग का मजा, ये नशा होता है पढ़ाई का, इसका मजा। ठीक है ना, इन सब का मजा, ये मजा एक अलग तरीके से होता है जी हाँ। ठीक है ना, तो जब तक आप अभी जो है नहीं पकाइएगा अपने आप को, तो मीठा फल कहाँ से खाइएगा। जैसे आप जानते होइएगा, घर घर पे जो है, या आप लोगों के गांव में या जहाँ पे होइएगा वहां पे एक कहावत होता है कि रोपबो बबूर के पेड़ त खइबो कहाँ से आम हो, है कि ना। तो वही बात हो जाता है कि जब आप आम का पेड़ रोपिएगा तभी तो आम खाइएगा ना। तो आम के पेड़ रोपते हैं, पहले रोपते हैं, उसमें पानी पटाते हैं, उसका देख रेख करते हैं, तब एक समय आता है वह धूप में जो है, धूप में रहता है, धूप में खिलता है, पलता है, बढ़ता है, बढ़ता है, उसका विकास होता है। उसी तरीके से आपका विकास होगा। अभी पढ़िएगा, धीरे 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 पढ़ते पढ़ते दुख सहना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो अब आप जो है एक सफल रास्ते पे पहुंच पाइएगा। कब? जब आप अभी से ही प्रयास करेंगे तब। ठीक है ना, जैसे आप पेड़ को जो रोपते हैं और वह बाद में फल देता है, कैसा एकदम मीठा, एकदम छिलका निकाले और मारे चोभा, मन गदगदा आ गया, ऐसा चोखा मारते हैं। ठीक है ना, चोभा मारते हैं आम का। ठीक है ना, उसी तरीके से आप भी अगर अभी मेहनत करेंगे तो बाद में यह मेहनत जो है कभी ना कभी रंग लाएगा। ऐसा नहीं है कि मेहनत का रंग नहीं आता है, मेहनत का जो है रंग बिल्कुल आएगा, और वो उस दिन आपका जो खुशी होगा वो आसमान तले होगा। ठीक है ना, तो चलिए हम जानते हैं, प्रकाश का परावर्तन के बारे में जान चुके हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है ना, तो चलिए हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जानते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है। ठीक है ना, तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऐसे नहीं कि रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब हो जाता है परावर्तन। ठीक है ना, रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन, इसको देख लीजिए, इसका मतलब जो है मीनिंग देख लीजिए, REF, इसको इंग्लिश में कहते हैं REF। ठीक है ना, REF, रिफ्रैक्शन, OF ऑफ LIGHT लाइट, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का जो है अपवर्तन। ठीक है ना, प्रकाश का अपवर्तन, फटाफट से आप लोग ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट को। ठीक है ना, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। देखिए परिभाषा जो है, जब प्रकाश की किरणें, क्या कहता है कि जब जो है प्रकाश की किरणें, समझ रहे हैं कि जब प्रकाश की किरणें क्या होता है, पहले ही मैंने बता चुका हूं, जब प्रकाश शुरू हुआ था, शुरू में ही मैं बताया कि प्रकाश क्या होता है, आपतित किरणें या प्रकाश की किरणें, कोई भी किरणें, प्रकाश की जो भी किरणें होती है वो सारी किरणें मान लीजिए, प्रकाश की किरणें, समझ रहे हैं। चलिए यहां तक समझ गए। चलिए, प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम, अच्छा, पारदर्शी माध्यम और अपारदर्शी माध्यम क्या होता है इसके बारे में जानिए। चलिए फटाफट से बताइए, तो पारदर्शी माध्यम कितने लोग जानते हैं और अपारदर्शी माध्यम कितने लोग जानते हैं, फटाफट से बताइए। पारदर्शी और अपारदर्शी माध्यम क्या होता है, फटाफट से बताइए। देखिए, पारदर्शी माध्यम किसको कहते हैं? जिससे जो है प्रकाश पूरी तरह इस पार से उस पार हो जाए, उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए मच्छर जाली, जी हाँ, मच्छर जाली आप लोग देखे होइएगा, जिससे मच्छर मरता है। जी हाँ, आप, मच्छर मरता नहीं है, वो मच्छर बाहर रहता है। ठीक है ना, मच्छर जाले, ये हो गया हमारा पारदर्शी माध्यम। ठीक,
अच्छा एक चीज, जैसे मान लीजिए हम इधर सामने से प्रकाश आ रहा है और हम सामने खड़ा है, तो क्या हमें छेद कर प्रकाश अंदर जाएगा? छेद कर जाएगा प्रकाश? नहीं जाएगा। तो यही होता है कि प्रकाश का यानी कि पारदर्शी माध्यम, प्रकाश में जो होता है पारदर्शी माध्यम क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी जो है प्रकाश की किरणें जो है किसी माध्यम के उस साइड चला जाए, यानी कि इस पार से उस पार चला जाए, तो उसे पारदर्शी कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा होता है अपारदर्शी माध्यम। देखिए जैसे ये हमारा बोर्ड है, इस पे अगर हम सामने से लाइट बारेंगे तो उस पार जाएगा ही नहीं। अगर उस पार नहीं जाएगा तो ये हो गया अपारदर्शी माध्यम। और जो मैं एग्जाम्पल दिया हूं अपने आप का कि प्रकाश सामने से जो आएगा तो क्या इसको फाड़ कर चले जाएगी? नहीं ना जाएगी। तो ये होता है अपारदर्शी माध्यम। और जो क्या होता है कि और पारदर्शी माध्यम में क्या होता है कि जो भी प्रकाश की किरणें होती है वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है, यानी कि इस पार से अगर टॉर्च बारेंगे तो वहां पर जो है बरेगा, इसको छेदते हुए प्रकाश निकलेगा, उसको कहते हैं पारदर्शी माध्यम। ठीक है ना। तो अपारदर्शी और पारदर्शी के बारे में हम आप लोग जान चुके हैं। चलिए हम आगे जानते हैं। कहां तक जाने? देखिए कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, यानी कि पहले पारदर्शी माध्यम से जो है वह प्रकाश आ रहा है और दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश कर रहा है, यानी कि एक पारदर्शी माध्यम से आ रहा है फिर दूसरा पारदर्शी माध्यम में प्रवेश कर रहा है। तो चलिए यहां तक जाना है कि एक पारदर्शी माध्यम से आकर एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है। तो देखिए प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। क्या होता है? अपने मूल पथ, पथ मतलब रास्ता, जो उसका स्वाभाविक रास्ता है। जैसे मेरा ये रास्ता सीधा है, ठीक है ना। अब सीधा यहाँ पे रास्ता, हम सीधा जा रहे हैं, रास्ता में नदी आ गया। क्या आ गया? नदी आ गया। तो क्या हम नदी पार होंगे? जी नहीं, वहां से हम मुड़ जाएंगे। यहाँ से मुड़ जाएंगे तो क्या हो गया? अगर जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे सामने एक नदी आ गया चलते चलते सामने, तो हमारा तो मूल पथ है सीधा जाना, कि हम सीधा जा रहे हैं। अगर सामने से जो नदी आ जाता है तो इस नदी में क्या हम करेंगे? यहाँ से मेरा रास्ता जो इधर होगा, या तो इधर घूमना पड़ेगा या तो इधर घूमना पड़ेगा। तो यहाँ से जो है हम डाइवर्स हो जाएंगे, यानी घूम जाएंगे। पथ से जो है हमारा सीधा पथ था तो हम यहाँ से विचलित हो जाएंगे, यहाँ से चेंज हो जाएंगे। तो यही होता है कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरण जब पड़ता है तो वह क्या होता है? विचलित हो जाती है। तो यह विचलित जो होने की जो घटना है, ये विचलित होने की जो घटना है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं इसी घटना को। देखिए कितना आसान भाषा में आप समझ चुके हैं कि जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है। ठीक है ना। अपने पथ से जो है क्या होता है? विचलित हो जाता है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब हम जानते हैं परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन के बारे में तो हम जान चुके हैं, अब हम जानते हैं ये अपवर्तन। अपवर्तन के जो माध्यम होते हैं इनके प्रकार, देखिए इनके दो प्रकार से इसका अपवर्तन होता है, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। विरल माध्यम का अर्थ होता है वह पानी या कोई भी पानी वस्तु, इससे जो है, और दूसरा होता है सघन माध्यम जो कठोर अवस्था में होता है उसे हम कहते हैं सघन माध्यम, और जो द्रव्य अवस्था में होता है उसे हम कहते हैं विरल माध्यम। देखिए ठीक है ना। एक होता है विरल माध्यम और एक होता है सघन माध्यम। तो इसमें हम जानते हैं कि विरल माध्यम में प्रकाश कैसे चलती है और सघन माध्यम में प्रकाश कैसे चलती है, इस बारे में हम जानते हैं। देखिए प्रकाश जो है विरल माध्यम में, हमारा पहला है विरल माध्यम। तो देखिए विरल माध्यम में क्या होता है, जिसमें जो है प्रकाश, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होता है। क्या होता है कि विरल माध्यम में जो होता है ना, प्रकाश की चाल थोड़ा सा अधिक होता है, यानी कि निर्वात से कम होता है, ऐसा नहीं कि निर्वात से ज्यादा होता है। विरल माध्यम में जो है प्रकाश की चाल अधिक होती है, यानी कि जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं, और जिसमें
प्रकाश की चाल कम होती है वो सघन माध्यम में आता है। तो देखिए जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है उसमें जो है विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, अधिक होगी, और दूसरा है सघन माध्यम में क्या होगी, प्रकाश की चाल कम होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये हमारा देखिए ये जो है यहाँ से ऊपर हमारा विरल माध्यम है और यहाँ से नीचे हमारा सघन माध्यम है। देखिए ये हमारा एक दर्पण है जो समतल पर है वो इसको मान लेते हैं कि यह दर्पण है। ठीक है, और ये हमारा अभिलंब है। ठीक, ये जो है दर्पण है और ये जो है हमारा अभिलंब है जो 90 डिग्री बनता है, और यहाँ पर जो होता है वो आपतन बिंदु होता है। ठीक है, चलिए उस पोल होता है सेंटर ऑफ पोल। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं कि अभिलंब और क्या होता है, ये दर्पण पर ये विरल माध्यम है और सघन माध्यम है। तो विरल माध्यम में प्रकाश कैसे आएगी और सघन माध्यम में प्रकाश कैसे जाएगी, इस बात पर हम जानते हैं। अगर हम मान ले ये विरल माध्यम हमारा, ये विरल माध्यम 1 है यानी कि विरल माध्यम 1 यानी कि माध्यम 1 ये है हमारा, इससे ऊपर दोनों साइड एक ही हुआ, तो ये हमारा माध्यम 1 और ये हमारा माध्यम 2 है। तो हम इधर से जो है इधर से प्रकाश को लाना शुरू करेंगे। ठीक है ना, माध्यम 1 से तभी तो माध्यम 2 में जाएगा। तो चलिए माध्यम 1 में जो है प्रकाश लाते हैं। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि विरल माध्यम में जो है ना प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर झुकती है। क्या होता है, ये जो अभिलंब है तो विरल माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है, देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी। क्या होता है, देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश कैसे जाता है। देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश इस तरीके से जाता है कि प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकती है। अगर मान लीजिए ये आपतित किरण है, ठीक है ना, अगर मान लीजिए यहाँ से प्रकाश जब निकल के जा रहा है तो यह विरल माध्यम है, तो विरल माध्यम से जब निकल के जा रहा है तो यह जो है क्या होगा, अभिलंब की ओर जो है झुकेगा। कहाँ झुकेगा, अभिलंब की ओर, यह जाते हुए अभिलंब की ओर झुकेगा। ठीक है, क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगा जाते हुए। आपतित किरण यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते वक्त यह अभिलंब की ओर झुकेगा, और अगर यह अभिलंब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो यह अभिलंब से दूर भागेगा। क्या होगा, अभिलंब से दूर भागेगा, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर भागती है। जैसे देखिए ये दूर गई है ना, दूर, ये अभिलंब की ओर झुकी है और यहाँ से आपतित किरण यानी परावर्तित होकर के यह दूर भागी। जैसे देखिए इसको आना चाहिए ऐसे आना चाहिए ना, तो ये कहाँ भागी, ये इधर से दूर भागी है। इसको ऐसे आना चाहिए इधर, जैसे ये चित्र बना हुआ है तो इसको ऐसे आना चाहिए, तो इधर आने के बदला यह जो अभिलंब के ओर झुकने के बदला अभिलंब से दूर भागी। तो इसी को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। आप लोग जान चुके हुए हैं कि ये हमारा आपतित किरण है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। यहाँ से जो है विरल माध्यम यहाँ तक होता है और यहाँ से नीचे ये हमारा सघन माध्यम है। तो विरल माध्यम आपतित किरण विरल माध्यम से आएगा और जाएगा किधर, सघन माध्यम में परावर्तित होकर। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका ये नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट ये बिल्कुल याद रखिएगा। देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी। देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, और दूसरा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर भागेगी। देखिए सघन माध्यम से विरल प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर भागेगी। ठीक है ना, तो ये कैसा रहा टॉपिक, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, फटाफट से बताइए, जल्दी से बताइए कि प्रकाश का परावर्तन समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बताइए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो बस इतना ही में आज हम लोग संतुष्ट करेंगे, ताकि आप लोगों को समझ में भी आना चाहिए। जब तक आप लोगों को समझ में आएगा नहीं, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, है कि नहीं, आगे कैसे बढ़ जाएंगे जब तक आपको जो है समझ में नहीं आएगा।
तो पहले फटाफट से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो नोट्स जो है, हमने बहुत सारे मतलब जो है स्टूडेंटों का डाउट था कि सर नोट्स नहीं अपलोड है। दोस्तों नोट्स जो है अपलोड हो चुका है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो चुका है। जैसे अल्फा एकेडमी अगर आप सर्च मारेंगे, जिस नाम से ये यूट्यूब चैनल हमारा ये चल रहा है, जैसे अल्फा एकेडमी, यही नाम यहाँ से कॉपी करके वहां पर अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन सर्च करेंगे तो आ जाएगा। अगर नहीं, इतना नहीं करना चाहते हैं, एक सिंपल तरीका से ज्वाइन होना चाहते हैं, तो इसी वीडियो जो चल रहा है, ये जो वीडियो चल रहा है, इसके डिस्क्रिप्शन में आप जब ये जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पे आप लोगों को इस टॉपिक का डिटेल्स, साथ ही साथ वहां पे एक लिंक मिलेगा कि ज्वाइन टेलीग्राम या ज्वाइन नोट्स पीडीएफ, यानी कि पीडीएफ पाने के लिए ज्वाइन करें। तो उस ब्लू लिंक को जो है वहां पे क्लिक कीजिएगा, तो आप फटाक से रीडायरेक्ट कर देगा टेलीग्राम चैनल पर। अगर टेलीग्राम आपके फोन में होगा तो आप उसको वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके फोन में टेलीग्राम नहीं होगा तो वो आपको सीधा भेज देगा कहाँ, प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाइएगा और टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहां पे इंस्टॉल करने के बाद फिर से आप इसी वीडियो में आइएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और क्लिक कीजिएगा, वहां से लॉगिन करके आप जो है इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम सेम है, जैसे ये जैसे जो है इस चैनल का नाम सेम है। आपका ये प्यारा चैनल है, आप सभी के लिए ये चैनल है, आप ही का ये चैनल है। ऐसा तो है कि नहीं कि मेरा ये चैनल, क्योंकि इसमें जो है आप ही लोगों से संबंधित जो क्लासेस आती है, तो आप अपना ही समझिए। तो जैसे मैंने बताया कि ऐसे ही आप लोगों को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद आपको नोट्स पहले ही मिल गया होगा, क्योंकि ये नोट्स जब मैंने पहला क्लास स्टार्ट किया था, क्लास 10 का ये फर्स्ट क्लास स्टार्ट किया था, उसी समय जो है ये जो नोट्स जो है वो डाल दिया था। हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है ना। तो उसको आप लोग देख के अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं, या नहीं तो उसके प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा अच्छा होगा कि आप जो है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि जो है आपको जो है याद करने में सुविधा होगा। कोई चीज़ को अगर जो बार बार जो लिखते हैं ना, तो उसको जो है याद करने में आसानी होती है, क्योंकि वो लिखते लिखते याद हो जाता है। उसको जितना बार लिखिएगा ना, वो चीज़ उतना जल्दी याद हो जाता है। इसीलिए आप नोट्स तो मैं वैसे डाल दिया हूँ। जो स्टूडेंट को अगर मेहनत करने से डर लग रहा होगा, वो क्या करेंगे, वो उसको जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। लेकिन मेरा जो सजेशन है, उसको जो है नोट डाउन कीजिएगा। जैसे नोट डाउन का मतलब ये होता है कि आप जो नोट से आपको जो नोट्स मिला है ना, वो आप इसमें जो समझे हैं उससे और उसमें, वो नोट्स जो कोई भी नोट्स आपको जो मिलता है वो केवल हेल्प के लिए मिलता है। हेल्प के लिए कि आप जो समझे हैं और वो लिखें, जो समझे आप वो लिखें। अगर उस लिखने में कहीं भी डाउट आता है तो आप उस नोट्स से जो है हेल्प ले सकते हैं कि हमारे टीचर के द्वारा किस तरीके से बताया गया है। उसमें देखेंगे तो फटाक से याद आ जाएगा कि हाँ ये पढ़े थे। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से नोट्स बनाइए। वो जो मेरा नोट्स दिया गया है उसे आप समझिए, देखिए और याद कीजिए, तभी तो आपको समझ में आएगा। तो ठीक है, चलिए वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ताकि फिर अपलोड करने में दिक्कत होती है। तो चलिए आज की वीडियो को बस इतना ही पर समाप्त करेंगे। तो फिर अब अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको वीडियो नहीं मिल पाएगा। क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी तो जब भी वीडियो कोई अपलोड होगा तो वो फटाक से आप लोगों को जो है नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।